ये पढ़ना स्टार्ट किया था, ये पोएम एक नई स्टार्ट की थी, दैट इज ब्रेक ब्रेक। राइटर हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये अगेन एक सैड पोएम, ठीक है, उनके फ्रेंड की डेथ पर उन्होंने लिखी थी। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपनी फ्रेंड के डेथ के ऊपर ये पोएम लिखी थी। उनके फ्रेंड जिनकी डेथ हुई थी उनका नाम था ऑथर हेलम, ठीक है। ये रिटन जब लिखी गई है ये पोएम लिखी गई है आपकी 1835 में और पब्लिश हुई है 1842 में, ठीक है। ऑलराइट, इसके अलावा भी इन्होंने कुछ पोएम्स लिखी हैं जो कि अपने फ्रेंड के लिए ही लिखी हैं, ऑथर हेलम की डेथ पे ही लिखी हैं। इफ यू वांट यू कैन गो ऑन गूगल एंड सर्च ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट पोर्शन था, ठीक है, ये दो पैराग्राफ जो आपको देख रहे हैं ये मैंने आपको बता दिए थे, एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। ब्रीफली फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि किसी को भी अगर कोई डाउट है तो ये कैन आस्क मी एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पर ब्रेक 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 किसे कहा जा रहा है? ब्रेक 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 जो है वो राइटर कह रहे हैं। योर माइक म्यूटेड बच्चे। यस, अगर बोलना होगा तो हैंड रेस करिएगा आप, क्योंकि बिना आपके क्लास में बिना मैं यहाँ पर म्यूट करके आपको नहीं पढ़ाया जाता मुझसे। आप पे पता नहीं बैकग्राउंड नॉइजेस क्यों आपके क्लास में इतने सारे आते हैं। इतनी सारी मैं क्लासेस लेती हूँ, आई एम टेकिंग 6-7 क्लासेस पर डे, लेकिन आप ही के क्लास में हमेशा ऐसा होता है व्हेनेवर सम चाइल्ड एंटर इन द क्लास, वहां से बैकग्राउंड नॉइज हमेशा आएगा। कोई चिल्ला रहा है, कोई मम्मी को बुला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं म्यूट करके रखी हुई हूँ, अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो बस मुझसे हैंड रेस कर दीजिएगा, आई विल अनम्यूट यू। अदरवाइज यहाँ पे पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी आपकी क्लास में। Yes, so break, break, break जो है that is a writer's way to say, just a writer ways to say कि यहाँ पर जो वो फीलिंग्स फील कर रहे हैं, ठीक है, राइटर जो है उनका एक तरीका है ये अपना फीलिंग्स शेयर करने का, ठीक है, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या फील हो रहा है आफ्टर हिज फ्रेंड्स डेथ। उनका जो फ्रेंड था हेलम, उनकी डेथ के बाद वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर सिनेरियो ये है कि ये बीच के पास बैठे हुए हैं, यानी कि समुंदर के किनारे बैठे हुए हैं, और उन्हें जो भी चीजें दिखती हैं वहां पर वो उन चीजों को लेकर उन्होंने ये पोएम बना दी है। जो चीजें वो फील कर पा रहे हैं और जो वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने लिख कर अपनी पोएम के थ्रू बताया है कि वो क्या क्या चीजें फील कर रहे हैं अपने अपने फ्रेंड के जाने से, अपने फ्रेंड की डेथ से वो क्या क्या चीजें फील कर रहे हैं। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ओ दाई कोल्ड ग्रो स्टेन ऑफ सी। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? सी को बोलाया जा रहा है, ठीक है। ओ सी का मतलब है कि हमारे जो राइटर हैं वो एक तरह से सी को कह रहे हैं कि तुम अपनी वेव्स लेके आओ, ठीक है। और वेव्स जो हैं वो कोल्ड ग्रे स्टोन का जो समंदर का किनारा, कभी कभी आपने देखा होगा बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, ग्रे कलर के ही रहते हैं, ब्लैक कलर के रहते हैं, ग्रे हो जाते हैं वो क्योंकि हमेशा पानी उन पे पड़ता रहता है, वो गीले रहते हैं। ठंडे इसलिए रहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली पानी पड़ता रहता है। तो यहाँ पर कोल्ड ग्रे स्टोन यानी कि जो बीच है उस पे बड़े बड़े पत्थर हैं ग्रे कलर के, उसके ऊपर आकर जो लहरें हैं उन्हें गिरने के लिए कह रहा है पोएट। ये एक तरीका है पोएट का ये कहने का कि समंदर तुम अपनी बात आके मुझसे कहो, क्योंकि मैं नहीं कह पा रहा हूँ। ये जो सेकेंड लाइन है, जो सेकेंड 2 लाइन्स हैं, 2 लाइन्स का जो सेट है, इनको इसमें यही कहा गया है, पोएट ने यही कहा है। आई वुड दैट एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर। टंग कुड अटर यानी कि उनकी जो टंग है वो अटर नहीं कर पा रही है। क्या नहीं अटर कर पा रही है? उनका जो फीलिंग है, द थॉट दैट अराइज इन मी, मेरे अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं, यानी कि मेरे फ्रेंड के डेथ के बाद जो दुख मैं फील कर रहा हूँ वो मैं नहीं बता पा रहा हूँ अपने टंग से, यानी कि बोल के वो नहीं बता पा रहे हैं, अपना जो दुख है वो बता नहीं पा रहे हैं। अटर का मतलब होता है बोलना, ठीक है। तो यहाँ पर कह क्या रहे हैं पोएट इस चारों लाइनों में? वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी जो भी दुख है वो नहीं बता पा रहा हूँ, मैंने अपने फ्रेंड को खोया, ये बात मैं खुल के नहीं कह पा रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि जो समुंदर की लहरें हैं वो आके मुझसे बातें करें। किस तरह बातें करती हैं समंदर की लहरें? जब वो बड़े बड़े पत्थरों पर आके टकराएंगी तो वो एक तरीका है समंदर का बात करने का। तो यहाँ पर जो
पोएट है वो कह रहा है कि मैं तो अपनी बात नहीं कह पा रहा हूँ, मैं अपना जो दुख है वो नहीं बता पा रहा हूँ, तो आओ समंदर, तुम अपनी लहरें लेके आओ और यहाँ पर पत्थर जो पड़े हैं तुम्हारे किनारे में, उन्हें उन पे आके गिरो। ठीक है। दाई का मतलब होता है योर। ठीक है, यू, योर, ये सारे दी, दाई, दाई, दो वाले जो ओल्ड इंग्लिश वाला यू का पूरा प्रोनाउंस होते हैं, उन सभी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इन चारों लाइनों में किसी को भी कोई डाउट हो तो हाथ रेस कर लो, आई विल एक्सप्लेन। नेक्स्ट 4 लाइन जो कही गई है वो कही गई है उन लोगों के लिए जो उन्हें वहां पर दिख रहे हैं। ठीक है। कौन कौन दिख रहा है उन्हें वहां किनारे में? ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही shouts with his sister to play at play। मतलब फिशरमैन का यानी कि मछुआरा है कोई, उसका बच्चा है और वो अपनी बहन के साथ खेल रहा है। हिज सिस्टर, वो उनकी बहन, वो अपनी बहन के साथ खेल रहा है और चिल्ला रहा है। ठीक है, दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले। वो अपनी बहन के साथ चिल्ला चिल्ला कर खेल रहा है, मतलब बच्चे अपना हंसी मजाक कर रहे हैं, वो दोनों आपस में भाई बहन खेल रहे हैं। तो राइटर ये कह रहा है, पोएट जो है वो कह रहा है कि वो उसके लिए अच्छा है। वेल फॉर का मतलब कि वो फिशरमैन के लड़के के लिए अच्छा है। क्या अच्छा है? कि वो अपना जो खेलने का खुशी है, ठीक है, वो इंजॉय कर रहा है अपनी बहन के साथ खेलना। ये जो फीलिंग है उसकी इंजॉयमेंट की, खुशी की, ये वो चिल्ला चिल्ला के बता पा रहा है। ठीक है। ओ वेल फॉर द सेलर लार्ड। सेलर मतलब वो जो जो शिप्स या फिर बोट्स चलाते हैं या चलाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी शिप्स में बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं ताकि शिप का इंजन वगैरह काम करे और उसको हैंडल वगैरह करना रहता है। ये सारी चीजें बहुत सारे लोग करते हैं, तो उन सभी को हम सेलर कहते हैं। बोट में एक ही आदमी काफी होता है चलाने के लिए, तो उसमें एक ही सेलर रहता है। ठीक है। लार्ड इंग्लिश वर्ड है, दैट इज ब्रिटिश में जो यहाँ पर बच्चे होते हैं, इमेच्योर बच्चे। ठीक है, आप कह सकते हो कि 18 साल की एज के कम के जो लड़के होते हैं, हाँ वही समझा रही हूँ, 18 साल की एज के जो कम के लड़के होते हैं उन्हें लार्ड कहा जाता है। ठीक है। 18 साल की एज के जो कम के लड़के होते हैं उन्हें ब्रिटिश इंग्लिश में लार्ड कहा जाता था, पुराने इंग्लिश में उन्हें लार्ड कहा जाता था। ठीक है। यंग चाइल्ड, यंग मेल चाइल्ड, उन्हें लार्ड कहा जाता था। ठीक है। तो ये सेलर लार्ड है, मतलब एक सेलर लड़का है। हाँ, तो सेलर जो है वो टीनेजर है, मतलब उसकी 18 से कम उम्र है या 18 के करीब है उसकी उम्र, और वो अपनी बोट लेकर बे के पास, ठीक है, बे का मतलब क्या होता है? दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। मतलब बे का मतलब होता है कि किनारे के आसपास ही रखना, मतलब बहुत दूर वो नदी में नहीं जा रहा है, जो सी है उसमें बहुत अंदर तक नहीं जा रहा है, वो किनारे के थोड़े आसपास ही घूम रहा है। मतलब आप समझ लीजिए कि 4-5 किलोमीटर के रेडियस में वो घूम रहा है। ठीक है, तो उस हालांकि बे उससे बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, आप 100-200 किलोमीटर्स ले सकते हैं आराम से बे में। तो वो मतलब बहुत गहरे पानी में नहीं जा रहा है, वो किनारे के आसपास जो है वो सेलर अपनी बोट लेके घूम रहा है और वो गाना गा रहा है। ठीक है। जो सेलर लार्ड है, जो यंग लड़का है, सेलर है, अपनी बोट लेके वो समंदर के किनारे के आसपास ही घूम रहा है और गाना गा रहा है। ठीक है, और ये इसके लिए अच्छा है। अब यहाँ पे राइटर जो है वो फिशरमैन के बॉय जो है वो शाउट कर रहा है तो उसके लिए अच्छा बोल रहा है, जो लार्ड है वो गाना गा रहा है तो उसके लिए अच्छा बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि पहली बात तो उन्हें जलन हो रही है क्योंकि दोनों ही व्यक्ति खुश हैं यहाँ पर। जो बच्चा है जो अपनी बहन के साथ खेल रहा है वो भी खुश है, और जो सेलर है वो भी यहाँ पर अपनी नाव जो है घुमा रहा है बे में, अपने समंदर में घूम रहा है, गाना गा रहा है, तो ऑब्वियसली खुश है। ठीक है, तो दोनों ही खुश हैं। अब क्योंकि इस राइटर के जो मित्र हैं वो मर गए हैं, ठीक है, राइटर के जो दोस्त हैं हेलम, वो डेथ कर गए हैं, तो उनके पास खुशी का कोई वजह नहीं है। पहला रीजन ये। दूसरा रीजन क्या है उनकी जलन का? दूसरा रीजन ये है कि वो अपनी जो दुख है वो नहीं बोल पा रहे हैं, हालांकि ये लोग अपनी खुशी चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। ठीक है, जो बच्चा है वो खुश है अपने बहन के साथ खेलने से, तो वो चिल्ला रहा है। ठीक है, जो लड़का है अपना बोट लेके किनारे के पास घूम रहा है, वो भी खुश है तो वो गाना गा रहा है। यानी कि वो लोग अपनी जो फीलिंग है,
खुशी की जो फीलिंग है उसे वोकलाइज कर रहे हैं। वोकलाइज करना मतलब आवाज देकर बोल के बताना कि किस तरह आप फील कर रहे हैं। तो वो लोग अपनी फीलिंग वोकलाइज कर दे रहे हैं। कौन लोग? फिशरमैन का बॉय और सेलर लार्ड। लेकिन हमारा जो राइटर है वो अपनी फीलिंग वोकलाइज नहीं कर पा रहा है, यानी कि वो अपनी फीलिंग बोलकर नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है। इन 8 लाइनों में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे यहाँ चैट बॉक्स में या हैंड रेस करके पूछ सकते हो। यस अंकित। मैम बोलेगी मैम, मैम जो लास्ट लाइन है मैम, सो थोड़ा सा बता दीजिएगा तो मैम। ही सिंग्स एट हिज बोस्ट, ये वाला। यस मैम, दैट ही सिंग्स हिज बोट। ठीक है बता दे। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सेलर लार्ड है, यानी कि जो यंग लड़का है, जो अपनी नाव लेकर समंदर में उतरा तो है, लेकिन बहुत गहरे पानी में नहीं। बे का मतलब होता है कि जहाँ बहुत गहरे पानी में आप नहीं जा रहे हैं, समंदर के किनारे किनारे या फिर कुछ बड़े रेडियस के ऊपर आप आसपास ही घूम रहे हैं, तो उन्हें बे कहा जाता है। तो बे के एरिया में वो अपनी नाव को घुमा रहा है। हो सकता है कि उसके पास पैसेंजर भी हो, या ऐसे ही बस अपनी नाव घुमा रहा हो क्योंकि वो खुश है, तो वो सिंग कर रहा है। ठीक है। नाव घुमाते घुमाते वो गाना भी गा रहा है, तो मतलब वो खुश है तभी वो गाना गा रहा है। ठीक है। तो यही रीजन की वजह से यहाँ पर उसे कहा है राइटर ने कि ये इस लाड के लिए अच्छा है, मतलब ये इस लड़के के लिए जो सेलर। बोलकर बता, गाना गा के बता पा रहा है। ठीक है, बोलकर या गाना गा के बता पा रहा है। लेकिन हमारे जो राइटर हैं वो अपना दुख बोलकर नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है। सेलर का मतलब होता है वो व्यक्ति या जो ये है, लड़का है या लड़की है, कोई भी जो नाव चलाते हैं। ठीक है। छोटी नाव हो गई या बड़ी शिप्स हो गई, उन्हें चलाने वालों को सेलर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पोर्शन, इफ देर इज नो मोर डाउट इन दिस पोर्शन, तो हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे। इज देर एनी मोर डाउट? ओके, सो यस संकेत। मैम मैं ऊपर वाला लाइन मैम, डिड हाउ डिड दैट राइज इन मी मैम, डिड हाउ दैट राइज इन मी। ये वाला लाइन ना? हाँ मैम। एक मिनट सुनो। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पोएट है वो अपनी बात बता रहे हैं कि जो समंदर की लहरें हैं वो यहाँ पर ग्रे स्टोन पे आके टकराकर अपनी बात बोल सकते हैं। ठीक है, उनके पास बोलने का वो, क्योंकि वो ह्यूमंस नहीं है, कोई एनिमल भी नहीं है, वो एक समंदर है। ठीक है, तो वो भी अपनी बात जो है यहाँ कोल्ड ग्रे स्टोन पर आकर गिरकर जो आवाज होती है उससे बता पा रहे हैं। लेकिन हमारा जो पोएट है, आई वुड दैट माई टंग कुड अटर, यानी कि वो चाहते हैं, वुड जो है वो वर्ड यूज होता है जब आप फ्यूचर में कुछ विश करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फ्यूचर टेंस में जब कुछ विश करते हो, आई वुड लाइक टू गो टू गोवा। ठीक है, तो ये विश करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो विश कर रहा है कि काश मैं अपनी जो दुख है, मेरा जो दुख है मेरे दोस्त के चले जाने पर, वो दुख मैं यहाँ पर बता पाता। अटर मतलब बोल देना, अपने जीभ से मैं बोल पाता। जो थॉट्स, थॉट्स मतलब जो उसको बुरा लग रहा है अपने दोस्त के चले जाने पर, या जो भी उसको फीलिंग्स आ रही हैं, जो थॉट्स मेरे अंदर अराइज हो रही हैं, अराइज मतलब मेरे अंदर जो थॉट्स उठ रहे हैं, मेरे अंदर जो विचार उठ रहे हैं, मैं उन्हें काश बता पाता। ये दोनों लाइन का मीनिंग ये हुआ। समझ गए? ओके, चलिए समझ गए तो लेट्स मूव अहेड। अगर कोई भी और डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, लिख के रखना इसको। अगर बाद में पूछने का अभी नहीं पूछ पा रहे हैं तो यहाँ चैट बॉक्स में लिख दीजिए। आगे की जो लाइनें हैं उन्हें हम यहाँ एक साथ कर लेती हूँ मैंने। यस, आगे का ये दो पैराग्राफ और बचा है हमारा।
तो पहला है एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवंस अंडर द हिल। स्टेटली का मतलब होता है जो बहुत विशाल होते हैं, ठीक है। स्टेटली एक वर्ड यूज होता है बहुत बड़ी चीजों के लिए। तो स्टेटली शिप्स यानी कि बहुत बड़ी बड़ी शिप्स जो हैं वो जा रही हैं। गो ऑन मतलब जा रही हैं टू देयर हेवन, कहाँ जा रही हैं? वो अपने हेवन में जा रही हैं। हेवन का मतलब होता है, लिटरल मीनिंग अगर आप देखेंगे, हेवन का मतलब होता है जहां पर आपको सेफ लगता है, मतलब ऐसी जगह जो आपको सेफ लगती है, अच्छी लगती है, ठीक है। जैसे आपका घर हो गया, तो वो आपके लिए हेवन हो सकता है अगर आप वहां पर सेफ फील कर रहे हैं, ठीक है। कहीं कहीं कोई लोग होता है जो झगड़ा करके एक किसी जगह पे जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका जो गांव का एरिया है, तो वहां पर कोई एक पेड़ है जिसके नीचे आप जाके बैठते हैं, तो वो आपके लिए हेवन हो गया। मतलब वहां उस जगह जहां पर जाके आप शांत हो सकते हैं, आपको अच्छा फील होता है और आपको सेफ फील होता है, ठीक है। आप वहां सेफ फील करते हैं, उस जगह को हम हेवन कहते हैं। तो शिप्स के लिए हेवन क्या है? किनारा पर रहना, ठीक है। शिप्स जब तक समंदर में है उन्हें डूबने का डर रहता है, किनारे पे कभी कोई शिप थोड़ी डूबती है। तो उनके लिए हेवन वो है जब वो किनारे पर, हैंगर कहते हैं उस एरिया को जहां पर शिप्स खड़ी रहती हैं, ठीक है। तो उस वहां पर वो रहती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं, यस, सी पोर्ट जो है, सी पोर्ट कह सकते हैं, हैंगर कह सकते हैं। वहां उस एरिया पे वो जाएंगी अंडर द हिल, ठीक है। अंडर द हिल का यहाँ कहने का मतलब है कि एक मतलब जो हिल्स हैं, ठीक है। हिल्स में आपने कभी कभी देखा होगा कि समंदर के बीच में कभी कभी छोटे मोटे पहाड़ जैसा होता है, और उसके बीच में टाइम की वजह से, ठीक है, टाइम के इरोजन की वजह से कुछ ऐसा ब्रिज जैसा बन जाता है, ठीक है। ब्रिज जैसा बन जाता है, मतलब मान लीजिए कि ये समंदर है, ठीक है, और यहाँ पर, सॉरी, इट शुड बी ब्लू, राइट, हाँ। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो है समंदर है, और हिल्स जो हैं, आपकी हिल्स यहाँ पर बीच में कहीं पर बनी हुई हैं, ठीक है। बीच में कहीं पर बनी हुई है इस तरह की, ठीक है। कंटिन्यूअस थी, लेकिन अभी क्या हो गया कि यहाँ पर कंटिन्यूएशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से बस एक छोटा सा ब्रिज जैसा बन गया है, फिर यहाँ से और एक हिल आ रहा है, मतलब इसके बीच में ये वाला जो एरिया है, ये एक ब्रिज जैसा बन गया है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर में पूरा पहाड़ है, पतला सा पहाड़ है, और यहाँ पर नीचे समंदर के अंदर से हिल जैसा, ब्रिज जैसा बन गया है। तो यहाँ अंदर से जो शिप्स हैं, इस वे के थ्रू, इस रूट के थ्रू वो जा रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है अंडर द हिल्स, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो फिर से, ठीक है। तो अंडर द हिल्स इसलिए कहा गया है क्योंकि उस तरह का वहां पर एरिया है जहां पर उसको एक्सप्लेन किया गया है, मतलब कि अंडर द हिल्स यानी कि हिल्स है, वहां पर समंदर के बीच में पहाड़ हैं कुछ, जो टाइम की वजह से बार बार वहां पर लहरें टकराने की वजह से एक ब्रिज जैसा बना दी हैं, और उसके अंडर से जो शिप्स हैं वो जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं? हेवन की तरफ, यानी कि सी पोर्ट की तरफ जा रही हैं, ठीक है। बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वैनिश्ड हैंड, ठीक है। यहाँ पर वैनिश्ड हैंड जो है वो राइटर के दोस्त का हैंड या फिर दोस्त के टच को कहा गया है, ठीक है। राइटर का जो दोस्त है वो चला गया है, तो वैनिश्ड का मतलब होता है गायब हो जाना। तो उसका जो टच है, ठीक है, उसके हैंड का जो टच है वो अब गायब हो गया है क्योंकि वो चला गया है। एंड द साउंड ऑफ द वॉइस इज स्टिल, जो उसकी आवाज है वो स्टिल हो गई है, यानी कि रुक गई। स्टिल मतलब रुक जाना यहाँ पर। तो यहाँ पर इन चारों लाइनों में पोएट कहना क्या चाह रहा है कि जो शिप्स हैं वो अपनी सेफ प्लेस पे, यानी कि हेवन में जा रही हैं, अपने सी पोर्ट की तरफ जा रही हैं, हिल्स के अंडर वो ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हैंड, मतलब उनके लिए जो सेफ स्पेस था, जैसे आपके जो दोस्त होते हैं आप उनके साथ सेफ फील करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए वो भी एक हेवन है, ठीक है। लेकिन उनका जो दोस्त था वो क्योंकि जा चुका है, वो अब यहाँ नहीं रहा, वो अब डेड कर गया है, तो उसकी वजह से उनका जो सेफ हेवन था, ठीक है, उनका जो सेफ स्पेस था वो नहीं रहा,
उसका टच वैनिश हो गया है और उसकी जो आवाज है, जो उन्हें काम करती थी, जो उन्हें शांत करती थी, वो अब रुक चुकी है। ठीक है, तो एक तरह से पोएट यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि उनका जो दोस्त है, मतलब सब कोई यहाँ पर, इवन जो शिप्स हैं, जो नॉन लिविंग थिंग है, उनका भी एक हेवन है, एक सेफ स्पेस है, लेकिन मेरा अब कोई सेफ स्पेस नहीं रहा, क्योंकि मेरा जो दोस्त था, जो मेरे बहुत करीब था, जिसके साथ मैं सेफ फील करता था, वो अब नहीं रहा, वो डेथ कर गया। तो उसका टच चला गया। मतलब अगर आप मान लीजिए आपका कोई दोस्त उदास होता है, तो आप उसके कंधे पे हाथ रखते हैं कि अरे चलो ना यार, क्या हो गया। तो वो टच जो है वो नहीं रहा अब। उनकी जो आवाज है, जो कभी उनको परेशान करता था, परेशान कुछ अगर करे कोई बात, तो आप उनसे जाके बात करते हैं दोस्तों से, तो ये अपने दोस्त से बात नहीं कर पाएंगे किसी परेशानी में, क्योंकि अब ये नहीं रहे उनको दोस्त। तो ये चीजें कही जा रही हैं इस पैराग्राफ में। कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। यस, ही इज रिप्रेजेंटिंग हिज सैडनेस। ठीक है, वो अपना जो दुख है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। यस अंकित। मैम मैम थोड़ा सा फर्स्ट लाइन बाजिएगा मैम। एंड दी स्टेटली शिप्स गो ऑन। शिप जब चटा जाता है तो क्या होता है? हाँ, स्टेटली शिप्स मतलब बहुत बड़े बड़े शिप्स। ठीक है, बहुत बड़े बड़े शिप्स जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं? वो सेफ स्पेस में। ठीक है, मतलब उनका हेवन जो है, बड़े बड़े जो शिप्स हैं, अब समंदर में बड़े बड़े शिप्स आते हैं, तो वो अपने सेफ स्पेस, अपने हेवन की तरफ, बड़े शिप्स जो हैं वो अपनी हेवन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि वो कहीं दूर से अपना काम वाम करके आए हैं, और अपना अब यहाँ पर अपना जो घर है, एक जगह जो वहां पर सेफ रहते हैं, जहां पर वो वहां पर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो शिप है उसका भी एक ऐसा प्लेस है जहां पर वो जाकर रह सका है। ठीक है, वहां जाकर वो रह सकता है। वैनिस्ड हैंड, हाँ, वो जो, यही मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर जो शिप है उसका भी यहाँ पर एक ऐसा स्पेस है, ऐसा प्लेस है जहां पर वो जाके रह सकता है, और वो सेफ रहेगा। उसके लिए एक घर है, एक तरह से आप कह सकते हैं, एक ऐसा जगह है जहां पर वो जाके आराम कर सकता है। लेकिन हमारा जो पोएट है, उनके पास अब कोई सेफ स्पेस नहीं रहा, उनका कोई हेवन नहीं रहा, क्योंकि उनका जो दोस्त है वो जा चुका है। तो टच जो है, उनका जो हैंड का टच है वो वैनिश, यानी कि गायब हो जाना। ठीक है, तो उनके हाथ का जो टच था, उनके दोस्त के हाथ का कहा जा रहा है। ठीक है, ये हैंड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हिलम। ठीक है, उनका जो फ्रेंड है उसका हैंड रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनका जो हैंड का टच है वो गायब हो चुका है। क्यों गायब हुआ? कि वो डेथ कर गए हैं। एंड द साउंड ऑफ हिज वॉइस इज स्टिल। उनकी जो वॉइस थी वो अब स्टिल है। स्टिल मतलब रुक जाना। और यही चीज यहाँ रिप्रेजेंट की जा रही है कि उनकी जो वॉइस है, हेलम की जो वॉइस है, वो रुक गई है। ठीक है, अब आगे और आप वो नहीं बोलेंगे कभी, क्योंकि वो डेथ कर गए हैं, तो अब रुक गई है, तो अब आगे कभी वो नहीं बोलेंगे। तो एक तरह से पोएट ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो शिप्स हैं वो भी, उनके पास भी एक जगह है जहां पर वो शांति से जाकर रुक सकती हैं। लेकिन मेरा जो दोस्त था, जो मेरे लिए हेवन था, ठीक है, जो मेरे लिए एक सेफ स्पेस था, जिससे मैं हर एक दुख सुख बांटता था, जिससे मैं बात करता था, जिससे मैं परेशानियां शेयर करता था, वो अब मेरे साथ नहीं रहा। वो मुझे सहारा नहीं दे सकता है। अपना टच जो है, टच वानिश होने का मतलब कि वो अब मुझे सहारा नहीं दे सकता है, ना ही मैं उसे सहारा दे सकता हूँ, और ना ही मैं उसकी वॉइस दोबारा कभी सुन सकता हूँ। ठीक है। Yes, anything else that you didn't understand in this paragraph? Yes, next time this type of question comes under this chat box, उस बच्चे को मैं 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड करवा दूंगी। दिस इज द लास्ट वार्निंग। ठीक है, पहली बार दे रही हूँ और आखिरी बार दे रही हूँ। इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आया, तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड में करवा सकती हूँ। और आपको पता है कि जब यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, दैट मीन्स आपका चैट बॉक्स भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो आई हैव प्रूफ कि व्हाई आई हैव सस्पेंडेड यू। ठीक है। अंडर द हिल का मतलब है बच्चे कि यहाँ पर जो मैंने बताया ना, जैसे समंदर में कभी कभी छोटे छोटे, मतलब छोटे पहाड़ दिखते हैं, वो अंदर से बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो पहाड़ होते हैं कभी कभी समंदर में, और वो
समय के साथ जब उन पे लहरें गिरती रहती हैं तो कभी कभी वो एक ब्रिज जैसा बना लेते हैं, ठीक है, कि बीच में से, क्योंकि लहरें जा रही हैं बीच में से, उसमें टकरा रही हैं बार बार, तो बीच का एरिया जो है वो पत्थर इरोड हो जाते हैं, ठीक है, उसी की वजह से सांड बनता है। जो पत्थर है वो बार बार घिस कर, पानी में बार बार घिस कर वो सैंड बन जाते हैं। तो वो जो एरिया है जो क्लियर हो गया है वो एक ब्रिज की तरह लगता है, ठीक है, और उसके अंदर से शिप्स जा रही हैं। यस। वैनिश्ड, वैनिश मतलब गायब हो जाना। फोर्थ, मूव ऑन। मूव ऑन कहाँ है बच्चे? मूव ऑन तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा। गो ऑन है, मतलब वो जा रही हैं। स्टेटली शिप्स का मतलब बड़ी शिप्स, ठीक है, इसीलिए कहती हूँ तुम लोग का हमेशा यही हाल है, आधे आधे बात सुनते हो। पूरा पैराग्राफ 4 बार समझा चुकी हूँ फिर भी अभी सेम ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। वैनिस्ड हैंड का मतलब उनके हाथ का जो टच था वो गायब हो चुका है, यानी कि अब वो कभी भी अपने दोस्त का हाथ कभी भी उनके कंधे पर नहीं रखाएगा, यानी कि वो कभी भी उनको फिजिकली नहीं टच कर सकते हैं, ठीक है। स्टेटली शिप्स मतलब बहुत बड़े शिप्स। साउंड ऑफ हिज वॉइस मतलब उसके दोस्त का जो वॉइस है, मतलब वो अभी कभी कभी भी अपने दोस्त से बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी जो वॉइस है वो स्टिल हो गई है, यानी कि रुक गई है, अब आगे नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब वो अपने दोस्त से कभी भी बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट? Okay, so if you don't have any doubt, let me just, यहाँ पर आपका जो लास्ट एक बच्चा है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। उसमें भी ज्यादा नहीं है, बस 2 लाइनें और हैं, ठीक है। 1 minute, just give me 1 minute. What today's date is 15. Okay. यस, तो यहाँ पर अगेन एक बार फिर से ये पूरा पैराग्राफ समझा रही हूँ, एकदम ध्यान से सुनिए। यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, यहाँ पर पोएट ये कहना चाह रहा है कि जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं उनका भी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर वो जाके रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, शांति से बैठ सकते हैं, एक तरह से इंसानों की तरह, ठीक है, आराम कर सकते हैं एक तरह से, ठीक है। हेवन है उनका, अंडर द हिल वो जा रहे हैं अपने हेवन की तरफ। लेकिन जो राइटर है, जो पोएट है, उनके जो दोस्त है, क्योंकि वो अब चले गए हैं, तो उनके पास, यानी कि राइटर जो अल्फ्रेड है उनके पास यहाँ पर कोई हेवन नहीं बचा, यानी कि कोई सेफ स्पेस नहीं बचा, ठीक है, क्योंकि उनके जो दोस्त हैं वो अब उनको उनके दोस्त चले गए हैं, ठीक है, हिलम चले गए हैं, तो उनका टच वानिश हो गया है, यानी कि वो अब कभी भी उनसे हाथ नहीं मिला सकते, उन्हें गले नहीं लग सकते, उनके कंधे पे हाथ नहीं रख सकते, इस तरह का जो फ्रेंडली टच होता है वो कभी फील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और द साउंड, उनका जो साउंड है, यानी कि अब वो कभी भी अपने दोस्त से बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ पर दर्शाई जा रही है कि जो पोएट है वो अपने फ्रेंड को मिस कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें वो अपने दोस्त के साथ करते थे और अब कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यस रिंशु।
आई हैव अलाउड यू टू अनम्यूट। स्क्रीन पे आप अनम्यूट का ऑप्शन है वो क्लिक करिए, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। यस, if you don't have any relative questions here, write it down in the chat box or we can just move ahead in the last paragraph. ठीक है, लास्ट पैराग्राफ जो है आपका वो मैं समझा देती हूँ। यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है, अगेन यहाँ पर देखिए वो फ्रेज रिपीट हुआ है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ठीक है, एट द फुट ऑफ दाई क्रेग्स ऑन सी, मतलब यहाँ अगेन अनम्यूट नहीं हो रहा है बच्चे तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, कोई एरर होगा नेटवर्क में, मैं यहाँ पर अलाउ कर रही हूँ आपको। यस, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सी है, ठीक है, उसे फिर से जो है पोएट कह रहे हैं कि तुम अपनी वेव्स लेके आओ और फुट ऑफ द क्रेग्स, क्रेग्स का मतलब होता है जब जो डेड एनिमल्स होते हैं, डेड फिशेस होते हैं, मतलब कुछ भी डेड अगर हो जाए समंदर के पास तो उनकी डेड सेल्स जो हैं या जो भी उनका डेड बॉडीज वगैरह है वो जाके एक जगह जम जाता है, तो वो भी एक तरह से मतलब किनारे एक तरह से एक फ्लोटिंग थिंग बन जाता है समंदर में। ठीक है, तो उसे हम जब वो किनारे पे एक जगह जम जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्रेग्स कहते हैं। ठीक है, जो लिविंग थिंग्स जो भी हैं पानी में रह रही हैं या जो भी डेड होती हैं आपस में, वहां पर उनकी जो सालों साल एक जगह जमने के कारण एक पत्थर जैसा वो बन जाता है, तो उसे क्रेग्स कहते हैं। ठीक है, तो उसके फुट पे यानी कि वो पूरा एक पहाड़ जैसा बन गया है। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं, बड़े से पत्थर जैसा बन गया है, और उसके फुट यानी कि उसका पैर जो नीचे सबसे जो आपका कह सकते हैं लैंड के लेवल पे जो है उसे फुट कहते हैं। ठीक है, जो अगर माउंटेन का फुट कहें तो माउंटेन का जहां पर वो माउंटेन लैंड से मिल रहा है उस एरिया को फुट कहा जाता है। तो एक बड़ा सा पत्थर जैसा बन गया है। ठीक है, और उसके फुट पे जो है बार बार यहाँ पर समंदर की लहरों को कहा जा रहा है, पोएट कह रहा है कि तुम आके यहाँ पर बार बार उसके फुट पे गिरो, मतलब यहाँ पर क्योंकि वो बहुत ऊंचा है तो लहरों जो है उनको भी बहुत ऊंचा होना होगा ताकि वो उसके ऊपर गिरे। तो यहाँ पर ऊंचा होने की वजह से जो लहरें हैं वो सिर्फ उसके फुट तक जा रही हैं, यानी कि उस जगह पहुंच जहाँ वो जमीन से मिलता है, तो सिर्फ उस जगह वो गिर रही है। ठीक है, तो वो कह रहा है तुम वही जगह आके गिरो। बट द टेंडर ग्रेस, टेंडर का मतलब होता है प्यार से, आराम से। ठीक है, ग्रेस का मतलब होता है बहुत ही आप कह सकते हैं ग्रेसफुली का मतलब बहुत ही आराम से, स्मूथली। ठीक है, ऑफ अ डे दैट इज डेड, मतलब यहाँ पर टेंडर ग्रेस कहा रिप्रेजेंट किया जा रहा है उनके दोस्त के प्रेजेंस को, उसकी एग्जिस्टेंस को, मतलब जब वो थे, जब वो रह रहे थे। एग्जिस्टेंस का मतलब जब कुछ है। ठीक है, तो उनकी एग्जिस्टेंस को यहाँ पर टेंडर ग्रेस से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। ऑफ अ डे दैट इज डेड, यानी कि उनका जो एक टेंडर ग्रेस था उनके दोस्त का वो अब डेड हो चुका है। विल नेवर कम बैक टू मी, मतलब अब वो मेरे पास कभी भी वापस नहीं आएगा। उनका जो एग्जिस्टेंस है, उनका जो प्रेजेंस है, वो अब मेरे पास कभी भी वापस नहीं आएगा। ठीक है, यस। क्या डाउट्स है यहाँ पर? रूट ऑफ द स्टोन, टेंडर डज नॉट मीन्स गॉर्जियस एग्जैक्टली। ठीक है, टेंडर का मतलब सॉफ्ट भी होता है। ठीक है, टेंडर का मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत प्यार से अगर आप किसी को बोल रहे हो तो वो भी टेंडरली आप बोल रहे हो। तो टेंडर का मतलब सॉफ्ट, मतलब कुछ भी बहुत आप मतलब जैसे छोटे बच्चे को जो चीजें आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, वो सभी चीजें आपका टेंडर में आ सकती हैं। ठीक है, तो टेंडर आपका सॉफ्ट होता है। ठीक है, प्यार से होता है, ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करती है टेंडर। ग्रेस का मतलब होता है स्मूथली कुछ करना। ठीक है, मतलब बहुत ऐसा नहीं कि आपको देख के कुछ हलचल जैसी मच रही है, बहुत आराम से आप प्यार से यहाँ पर बैठ जाएं तो आप टेंडरली ग्रेसफुली बैठे। ठीक है, यस, किसी ने हैंड रेस किया था बच्चे, कोई डाउट है तो पूछ लो, रिपीट कर दे। ठीक है, रिपीट कर देते हैं। ओके, गिव मी अ मिनट।
ओके, विल डिस्कस दैट लेटर रेंज, ठीक है। यस, तो यहाँ पर जो रिपीट एक बार कर दे रही हूँ, यहाँ पर जो सी है, समंदर को वापस से जो पोएट है वो कह रहे हैं कि तुम अपनी लहरें लेके आओ। और यहाँ पर क्रेक का मतलब मैंने समझाया, क्रेक मतलब जो जमा हुआ चीज एक पहाड़ बन जाता है, ठीक है। जैसे पत्थर एक जगह जम गए या कुछ डेड है वो एक जगह जम गया और वो एक पहाड़ मतलब एक बड़ा सा पत्थर जैसा जम गया है वहां पर, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो गया है। तो उसके ऊपर से लहरें नहीं जा सकती क्योंकि बहुत बड़ी लहरें आनी पड़ेंगी तब जाएगी उसके ऊपर। तो उसके फुट पर, फुट मतलब उनका जो जहां पर वो जमीन से मिलते हैं, तो उनके फुट पर आके तुम टकराओ, तो ये समंदर को कह रहे हैं फिर से पोएट, ठीक है। बट द टेंडर डेज मतलब तुम्हारा यहाँ पर ये दो लाइनों से क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है पोएट, कि हर एक चीज जो दुनिया में होती आ रही है वो होती रहेगी, लेकिन मेरा जो दोस्त है, ठीक है, मेरा जो दोस्त है वो वापस मेरे पास नहीं आएगा। ये कहना चाह रहा है पोएट इस पूरे पैराग्राफ में, कि तुम यहाँ पर जो समंदर है वो समंदर की लहरें बार बार आके यहाँ पर टकरा रही हैं किनारे पर, कभी पत्थर पे, कभी क्रेक्स पे, कभी किनारे पर सैंड है वहां पर, लेकिन जो टेंडर ग्रेस यानी कि वो टेंडर ग्रेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने दोस्त के लिए, ठीक है। तो जो उनका बहुत ही अच्छा चीज था, ठीक है, जो अच्छी चीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, तो उनकी जो अच्छी चीज थी, बहुत सारी अच्छी चीज थी, वो यहाँ पर वो यहाँ पर नहीं रही, ठीक है। उनकी जो सबसे अच्छी चीज थी वो यहाँ पर नहीं रही, ठीक है। तो वो अब दोबारा उनको वापस नहीं मिलेगी क्योंकि उनके जो फ्रेंड है वो डेथ कर चुके हैं, ठीक है। यस, प्रेशियस थिंग, टेंडर ग्रेस मतलब बहुत जो अच्छी चीज है, जो बहुत करीबी है आपके। यस, द डेज जो मैंने आपके 2 दिन मैंने बताए अपने दोस्त के साथ वो कभी भी वापस नहीं आएंगे, मेरा दोस्त कभी वापस नहीं आएगा। ओके, एनी मोर डाउट्स इस पैराग्राफ में या ऊपर के पैराग्राफ में? अगर कोई डाउट है एक बार देख लीजिए। ये फाइल मैंने आई होप कि मैंने सेंड कर दी थी, मुझे जहां तक याद है मैंने ये फाइल सेंड कर दी थी। यस अंकित। मैम बोलेगी मैम, ये जो मैम ब्रेक 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 मैम पोयम जो है, ये आखिर आखिर पोएट हम कहना क्या चाह रहा है इस लाइन के थ्रू मैम? इनका यहाँ पर मोटिव व्हाट डज ये, इट मीन? हाँ, इसका मोटिव मतलब ये पोएम लिखने का मोटिव ये था इनका, कि इनकी जो दोस्त की डेथ की वजह से ये इतने दुखी थे कि ये बहुत दिन तक किसी से बात नहीं कर पाए, किसी से कुछ कह नहीं पाए कि उन्हें कैसा फील हो रहा है, ठीक है। वो किसी को बता नहीं पा रहे थे कि उन्हें कितना दुख हो रहा है। तो उन्होंने जो भी चीजें यहाँ पर देखी आसपास, ठीक है, वो शांति से अपना बीच के किनारे बैठे हुए थे, ठीक है। और उन्होंने जो भी चीजें यहाँ पर देखी, जो भी चीजें फील की, वो लिख दी इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग, क्योंकि राइटर थे, पोएट थे। तो उन्होंने बोलने की बजाय अपनी जो भी फीलिंग थी उसे लिख दी एक जगह, ठीक है, इस पोएम के तौर पर अपनी जो भी फीलिंग्स वो, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या हो रहा है, वो बता रहे हैं कि मैं अपनी जो फीलिंग्स है वो नहीं बोल रहा हूँ इस पैराग्राफ में, नहीं बोल पा रहा हूँ, ये बता रहे हैं, ठीक है। इस पैराग्राफ में वो दिखा रहे हैं कि वो कितने जलन उनको हो रही है बाकी लोगों से जो खुश हैं, ठीक है, जो चिल्ला पा रहे हैं, जो बोल पा रहे हैं, वोकलाइज कर पा रहे हैं अपने फीलिंग्स को। और वो उनके पास खुश रहने का कोई रीजन नहीं रहा क्योंकि उनका दोस्त नहीं है उनके पास, और वो अपना जो दुख है वो भी नहीं बोल के बता पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने रिप्रेजेंट किया कि हर एक चीज का एक सेफ जगह होता है, हर एक जो चीज है, हर एक जो आदमी है, ठीक है, पर्सन है, चाहे थिंग है, उनका एक जगह होता है जहाँ पर वो आराम से जाके बैठ सकते हैं, शांति से सेफ फील कर सकते हैं। लेकिन वो उनके पास एक ही दोस्त था, ठीक है, या फिर उनके पास वही एक दोस्त था जो उससे वो सब कुछ बांटते थे, वो अब उनके पास नहीं रहा, ठीक है, वो अब उनके पास नहीं रहा, वो कहीं भी सेफ नहीं फील कर रहे हैं, वो कहीं भी उनको कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि वो यहाँ पर शांति से बैठे हुए हैं, ठीक है, मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, ठीक है।
यही चीज वो कहना चाह रहे हैं। और यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने फिर से ये कहा कि जो मेरा दोस्त है, मतलब दुनिया चलती जाएगी, ये लाइन यहाँ पर दोबारा रिपीट करने का मतलब ये है कि दुनिया चलती जाएगी, जो होता आ रहा है वो होता रहेगा, लेकिन मेरा जो दोस्त है या मेरे जो दिन बताए हैं मैंने दोस्त के साथ, वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। ना ही मेरा दोस्त वापस आएगा और ना ही जो दिन मैंने उसके साथ बिताए हैं वो कभी वापस आएंगे। राइम स्कीम, चलिए राइम स्कीम देख लेते हैं। नोट्स, यस नोट्स बच्चे, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है बनाने का, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं एक ही साथ सारे नोट्स आपको सेंड कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, आप लोग अपने से लिखते रहिए जो भी आपको समझ में आ रहा है। एनालिसिस क्योंकि मैंने बोला कि आप खुद से लिखिए, क्वेश्चंस के आंसर खुद से लिखिए, मैं जो सेंड करूंगी उससे आप मैच करिएगा कि कितना अच्छे से आप लिख पा रहे हैं। ठीक है, यस। टेंडर ग्रेस, यहाँ पर प्रेशियस चीज, अच्छी चीज को रिप्रेजेंट किया गया है, जिसको पोएट ने अपने दोस्त के लिए लिखा है कि उनका जो दोस्त था उसके साथ बिताए हुए दिन और वो दोनों ही कभी मेरे पास वापस नहीं आएंगे। ठीक है, जो टेंडर ग्रेस है यानी कि उनका दोस्त का जो प्रेजेंस है या फिर उनका जो दोस्त है वो डेथ हो चुका है, वो कभी वापस नहीं आएगा। सो लेट्स सी द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम। राइम स्कीम में अगर हम यहाँ पर इसको ए लिख देते हैं, ठीक है, ब्रेक है, इसको हमने ए लिख दिया। सी ब्रेक से मैच नहीं कर रहा है, अटर ब्रेक से मैच नहीं कर रहा है, मी सी से मैच कर रहा है। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पर अगर बी लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें बी लिखना पड़ेगा क्योंकि सी और मी मैच कर रहा है आपस में। ठीक है, तो अटर जो है वो ब्रेक से मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम शायद सी लिख पाएंगे, इसको हम सी लिख सकते हैं, इसको हम सी लिख सकते हैं। तो इसका राइम स्कीम हो गया ए बी सी बी। इफ वी कैन फॉलो दैट अप, अगर इसको फॉलो कर सकते हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं। ठीक है, अगर इसको चेक करना है तो चेक कैसे करते हैं, अगले तीनों पैराग्राफ में इस पैटर्न को बैठा के देखिए, ए बी सी बी जो पैटर्न है उसको अगले तीनों पैराग्राफ में बैठा के देखिए। बॉय है, प्ले है, लाड है, बे है। प्ले और बे दोनों साथ में राइम कर रहा है, बॉय और लाड आपस में राइम नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बॉय के आगे ए लिख दे रहे हैं, इसके आगे बी लिख देंगे, प्ले के आगे, तो लाड के आगे सी लिख देंगे, तो अगेन वही पैटर्न बन जाएगा, ए बी सी बी, अगेन वही पैटर्न आ गया। इस पैराग्राफ में भी देख लो वही पैटर्न है, ए बी सी बी, हिल और स्टिल राइम कर रहा है। इस पैटर्न, इसमें भी वही पैटर्न है आपका, सी और मी अगेन राइम कर रहा है, ब्रेक और डेड राइम नहीं कर रहा है, तो ए बी सी बी। ठीक है, तो पैटर्न विल बी ए बी सी बी। Those days I spent. Okay, so if all these things are understood to you, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगी। ये मुझे एक बार बता दीजिए यहाँ चैट बॉक्स में लिखकर कि क्या ये फोल्डर मैंने आपको दोनों बैच में B1 B2 में भेजा है या नहीं, BCA को। ये जो फोल्डर मैंने यहाँ पर खोल के रखा है, ये फाइल मैंने भेजी है या नहीं भेजी है, चेक करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सब कोई, तब तक मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। नहीं भेजा है, ठीक है, आई विल सेंड इट टुडे। ठीक है, अभी मैं भेज देती हूँ आपको इस ग्रुप का, दोनों ही ग्रुप में इसको मैं भेज देती हूँ। इसको आप पढ़िएगा अपने से, एनालिसिस लिखने का कोशिश करिएगा जो जो चीजें में मैंने समझाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, एंड जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपको इसका एनालिसिस भी लिख के फॉरवर्ड कर दूंगी, लेकिन उससे मैच करना है, खुद से लिखने का कोशिश करो, ये हेल्प करता है आपको क्वेश्चन लिखने में। जो आप राइट क्वेश्चंस लिखते हैं एग्जाम में, उसमें हेल्प करता है। अगर आप एनालिसिस अच्छे से लिख पा रहे हो, दैट मीन्स यू कैन आंसर द क्वेश्चंस आल्सो। फ्रंट पेज ऑफ द पोएम, फ्रंट पेज का मतलब एक ही पेज की तो पोएम है बच्चे, फ्रंट पेज कैसे भेज दिया अलग से? फ्रंट पेज अलग से तो नहीं भेजा होगा, या तो पूरी पोएम नहीं भेजी होगी या फिर
भेज दी होगी, दोनों में से कोई एक ही पॉसिबल है। फ्रंट पेज कैसे भेज दूंगी मैं अलग से? ओके, सो इफ यू हैव नो स्पेसिफिक डाउट, तो ये फोल्डर आपको जो मिल जाएगा उस पर आप पढ़िएगा, एनालिसिस लिखिएगा, एंड इसके बाद जो भी आपका सिलेबस है वो कंप्लीट होता जा रहा है, उसको एक बार टिक मार्क करते रहिएगा, जो जो चीज़ें आपका कवर अप हो जा रहा है। जो बैच मर्ज हुए हैं उसकी वजह से जो भी छूटा है किसी भी बैच का, या फिर जो दोबारा समझाना है उसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी व्हेन वी आर हैविंग रिविजन। ठीक है, जब हम रिविजन कर रहे होंगे उस टाइम में जो भी रिवाइज करना होगा या जो भी आपको दोबारा समझना है वो सभी चैप्टर्स हम लोग कवर अप कर लेंगे। ओके, आई हैव सेंड वन। ओके, लेट मी सी व्हाट एग्जैक्टली आर यू सीइंग हियर। मैंने किस बैच में बच्चे आधा भेजा है मुझे नहीं पता, लेकिन आई विल सेंड दिस फाइल। यस, अटेंडेंस मैंने ले लिया है, ठीक है। और ये फाइल मैं अभी आपको सेंड कर दे रही हूँ ग्रुप में, इसको पढ़िएगा एंड देन वी कैन डिस्कस द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, जो भी चीज समझाती हूँ मैं हिंदी में इसलिए समझाती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंदी में ही आंसर लिखेंगे, आप आंसर इंग्लिश में लिखने की कोशिश करिए। हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प कर दूंगी, ठीक है, लेकिन आप खुद से इंग्लिश में लिखने की कोशिश करिए। अंडरस्टूड? सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ऑलराइट, ओके।